जय हिंद। मैं प्रवीण सर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज में आज ये प्रश्नोत्तर की दूसरी सीरीज है, जिसमें टोटल 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और एक प्रैक्टिस सेट से लिए गए प्रश्न हैं। टोटल 100 प्रश्न हैं। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो सही आंसर है बिंदुसार। सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है। दूसरा प्रश्न है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई है, किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हुमायूं। अकबर और हुमायूं। इसमें हुमायूं जो है पराजित हुआ। इसमें हुमायूं पराजित हुआ और ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें हेमू जो है, हेमू थोड़ा सा हुमायूं बोल दिए थे, हेमू जो थे वो पराजित हुए। हेमू क्या हुए? पराजित हुए। तीसरा प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? चलिए, तीसरा प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जो इसका सही आंसर है, आंसर सी है कन्नौज। आंसर सी कन्नौज है। तो सम्राट हर्ष जो है, चीनी स्रोतों से पता चला है कि हर्ष और राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष और राजश्री जो हैं, ये दोनों साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कन्नौज के सिंहासन पर। ठीक। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। चौथा प्रश्न है, जेजाकु भक्ति प्राचीन नाम था। जेजाकु भक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो सही आंसर है आपका बुंदेलखंड। सही आंसर क्या है? बुंदेलखंड। तो जेजाकु भक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू ने पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भक्त कहलाया। पांचवा प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है पांचवा कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो सही आंसर है इसका कि वो दरबारी इतिहासकार उत्बी था। कौन था? उत्बी। महमूद गजनबी शिक्षित और सुसभ्य था। ध्यान दीजिएगा कि महमूद गजनबी जो थे वो शिक्षित और सुसभ्य थे। महमूद गजनबी शिक्षित और सुसभ्य थे। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताबुल यामिनी, इसने जो है क्या, किताब उल यामिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल यामिनी अथवा
तारीख तारीख ए यामिनी तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। अगर अब पूछा जाए कि जो किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आंसर क्या है? महमूद गजनबी के दरबारी कवि उत्बी का है। ठीक, या फिर तारीख ए यामिनी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है उसमें है आपका दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, फिर दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक और दीवान ए रियासत बलबन। तो इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रियासत बलबन का। कौन है? दीवान ए रियासत बलबन का ये सुमेलित नहीं है। दीवान ए रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवान ए रियासत जो है ये किसका है? तो अलाउद्दीन खिलजी का है। इसे बाजार नियंत्रण विभाग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाजार नियंत्रक विभाग भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक को दान विभाग भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक को दान विभाग भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग है और अलाउद्दीन खिलजी का जो है राजस्व विभाग है। ठीक, फिर से सुनिएगा। दान ए मुख्तियार जो है ये राजस्व विभाग है और दीवान ए अमीर को ही ये जो है आपका कृषि विभाग है। क्या है? कृषि विभाग है। दीवान ए खैरात ये आपका दान विभाग है और दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग है। ये कैसा विभाग है? तो बाजार नियंत्रण विभाग है। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। 7वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूल शंकर है। 1857 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। ठीक, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया हुआ है। ठीक, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे था उस समय? तो लाहौर में था। अगला जो है आपका 8वां, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। यह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। ठीक, अगला प्रश्न है 9वां कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास हैं। CR दास हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु CR दास। पूरा नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी हैं। अगला प्रश्न है 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ। बहुत अच्छा अधिनियम है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड जॉर्ज। कौन है? लॉर्ड जॉर्ज हैं। कौन है? लॉर्ड जॉर्ज हैं। ठीक, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड लॉर्ड जॉर्ज हैं।
चलिए अगला प्रश्न है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये तो सबको पता होगा कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कौन है? तो भैया ब्राज़ील है। कौन है? ठीक, ब्राज़ील है। अगर हम आपको शीर्ष 6 की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील है। नंबर 2 पे वियतनाम है। नंबर 3 पे कोलंबिया है। नंबर 4 पर इंडोनेशिया है। नंबर 5 पे इथियोपिया है। नंबर 6 पे होंडुरास है। कौन है? होंडुरास है। तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? तो भैया ब्राज़ील है। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन है? एशिया है। कौन है? एशिया। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो तो बी है, लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो छोटा में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो जो 13 नंबर का प्रश्न है वो सभी को पता है। सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा गुजरात की है। कहाँ की है? तो भैया गुजरात की है। ठीक। अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात को तो कौन है? तो तमिलनाडु है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक, तमिलनाडु है। चलिए 15वां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा सबसे लंबी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। ठीक, आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो वो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, रिजर्व बैंक की स्थापना की बात किया जाए, रिजर्व बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो ये स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 49 को, 1 जनवरी 1949। अगर पूरा पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया गया। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया गया तो वो कहाँ किया गया? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। किससे किया जा रहा है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सीमांत जोत का आकार है। 19वां प्रश्न है भारत में सीमांत जोत का आकार। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में सीमांत जोत का आकार है तो ये आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। चलिए अगला प्रश्न है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? 20वां प्रश्न है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो भैया क्रेडिट कार्ड को। किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को ठीक प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। चलिए जैसे यहाँ पे सीमांत जोत पूछा हुआ था तो सीमांत जोत का आकार जो था वो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से
कम है। अगर मान लो अर्ध ज्योत का आकार पूछता, अर्ध ज्योत का आकार, तो अगर अर्ध ज्योत का आकार पूछा जाता कि अर्ध ज्योत का आकार कितना है, तो अर्ध ज्योत का आकार जो है 1 से 2 हेक्टेयर है। कितना है? 1 से 2 हेक्टेयर। जो यहाँ पे दिया गया है 1 से 2 हेक्टेयर, ये अर्ध ज्योत का आकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद फर्स्ट है। कौन है? अनुच्छेद फर्स्ट है। अनुच्छेद फर्स्ट में इंडिया को भारत भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य से 2-3 प्रश्न और भी बनते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, अनुच्छेद कहाँ पे है? तो भैया 51 के ए में है। 51 के ए में है। और कौन से संविधान संशोधन में हुआ है? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है, जहाँ पर 51A को जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य को यहाँ जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ पूछा गया है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी है? 11 है। कितनी है भैया? 11 है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक, ऑप्शन आपके पास में है, आप लोग खटाखट बताइए। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल जो था ये 15 मई, इनका कार्यकाल जो था वो 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई है, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय, ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये इस समय आगरा में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, तो सबसे पहले कहाँ खोला गया है? आगरा में। वही आगरा वाले को ही इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अगर कहा जाए कि किस वर्ष इलाहाबाद वो उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 1869। लेकिन स्थापना कब हुई है? तो स्थापना आपका 1866 में ही हुआ है। कब हुआ है? 1866 में हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीट आवंटित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीट आवंटन है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिका से संबंधित है। अगर पूछा जाए तो भैया नगर पालिका भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? तो भाग 9 से। किससे संबंधित है? भाग 9। 9 का भी का, 9 का का। ठीक, संविधान कौन सा संविधान? तो भैया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया और नगर पालिका में कुल 1/3 स्थान महिलाओं के लिए पूरा संरक्षित किया गया। कितना? 1/3 स्थान महिलाओं के लिए संरक्षित किया गया है। कितना स्थान किया गया है? तो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए संरक्षित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्द्रताग्राही कौन होता है? तो भैया आर्द्रताग्राही आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र है, ठीक, हाइग्रोस्कोपिक है। चलिए अगला प्रश्न है जो केमिस्ट्री से है रिलेटेड, मतलब साइंस से, ये तीनों प्रश्न है। चलिए, कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? किसने सर्वप्रथम किया था? मेंडलीफ, लैवाजियर अर्थात लैवासियर, न्यूलैंड या लोथर मेयर। ठीक, किसने किया था? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किसने किया था। तो भैया आवर्त सारणी में के रूप में तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण जो है मेंडलीफ ने किया है। किसने किया है? मेंडलीफ ने किया है। ठीक, लेकिन बाद में इनके आवर्त सारणी को संशोधित किया गया, परमाणु भार को हटा करके परमाणु क्रमांक रखा गया। इसको संशोधित करने का काम इन्हीं के शिष्य मोजले द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मोजले के द्वारा किया गया है, जिसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो भैया ये कल भी प्रश्न हुआ था। आग को बुझाने के लिए कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नियान एक अक्रिय गैस है। ध्यान दीजिएगा, नियान एक कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन एक अक्रिय गैस होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो भैया यूरिया का संश्लेषण लीवर में अर्थात यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में अर्थात यकृत में। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन डॉट डॉट में सक्रिय होते हैं। तो भैया इंसुलिन क्या है? पहले तो ये बताइए। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय में स्थित जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है। तो भैया इंसुलिन कहाँ पर सक्रिय होती हैं? अग्नाशय में। और किस सेल से निकलती हैं? बीटा सेल से। अगर कोई पूछे किस सेल से निकलती हैं, तो बीटा सेल से। ठीक, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। हिंदी है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। इसमें कौन कौन सी सेल होती हैं? अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक, ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक संख्या अपने एक संख्या एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या है। कितना सरल प्रश्न है। देखिए, एक संख्या है, माना वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या क्या है? यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। इसके 58 गुना इस अपने यह संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से व्युत्क्रमानुपाती, तो भैया इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/x। इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x। इसके 58 गुना मतलब क्या हो गया? 58/x। इससे कितना बड़ी है? संख्या जो है 58/x से कितना बड़ी है? तो 3/4 बड़ी है। 3/4 बड़ी है। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ यक्स आएगा, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा -58 इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जब आप इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? डी। आंसर कौन आ जाएगा? डी। अब यहाँ से सरल है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवा करके हल कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। तो माना भिन्न क्या है? यक्स। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। तो इससे अब कितना अधिक है? तो 9/20 अधिक है। कितना अधिक है? तो 9/20 अधिक है। इसको भी आप हल कीजिए। 1 एलसीएम यक्स, तो यहाँ यक्स स्क्वायर -1 यक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 9/20। 9/20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20x² -20 इक्वल टू 9x। 9x। ठीक,
अब इसके बाद आप हल करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 5/4, ऑप्शन नंबर ए 5/4 इसका राइट आंसर आएगा। आप हल कर लीजिएगा। फिर 33वां प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर और उसे पूर्ण वर्ग बना दे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो भैया 18,265 में घटा देने पर, तो कहने का मतलब ये है आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लें? एलसीएम। या फिर ये आपका वो इरेजिंग मेथड से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? इरेजिंग मेथड से। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग। कितना सरल है, देखिए 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा। 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक, 30 का वर्ग जो है 900 आएगा। 40 का वर्ग करेंगे 1600 आएगा। 40 का वर्ग 1600 आएगा। ठीक, अच्छा कितना इसमें घटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक ठीक ठीक, 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 आएगा। ठीक, अब 45 का वर्ग, 45 का वर्ग आप कीजिएगा। 45 का जब आप वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 45 का जब आप वर्ग करेंगे तो इसी के नियर अबाउट आएगा। तो इसी के नियर अबाउट आएगा 45 का वर्ग। 45 का वर्ग अगर आप करते हैं 45 × 45 तो आपका आएगा 18,225। 18,225, 5 × 25, 5 × 20 की जीरो हासिल 2, 4 × 5 = 20। हाँ 18,225। तो कहने का मतलब 18,265 में कितना माइनस हो रहा है? तो 40 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? तो 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपये का निवेश करता है जो कि उसे मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि है। उसके पास बची कुल राशि है। अब देखिए कितना सरल है, बात को समझिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो 3750 रुपया है वो मासिक वेतन का 15% है। कितना है? मासिक वेतन का 15% है। अब बात को समझिए, 3750 क्या है? 3700 जो 50 है ये आपका 15 है। पहले पूरा वेतन को निकालिए। ठीक, पूरा वेतन, पूरा वेतन को जब आप हल करेंगे तो वेतन आ जाएगा 25,000। कितना आएगा? 25,000। ठीक है, 15 5 क्या है? 15 5 दूनी 10 जीरो, 3 से काटेंगे 7 5 12 3 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1 60, 3 3 दूनी 6 1 60 और 3 पचे 15, 125 × 20 कितना हो जाएगा आपका? 25,000। ठीक, 25,000 सही है। कुल वेतन कितना हो गया? 25,000। कुल वेतन कितना हो गया? 25,000। अब ध्यान दीजिएगा, कुल वेतन हमारा 25,000 है। कुल वेतन कितना आ गया? 25,000 आ गया। कुल वेतन जो 25,000 आ गया है उसमें खर्च कितना है? खर्च देखिए, खर्च यहाँ 15% है, यहाँ 25 है और यहाँ 8% है। टोटल खर्च कितना हो गया? 15 5 20 20 40 60 48। टोटल खर्च कितना हो गया? 48%। 48% खर्च हो गया। तो कहने का मतलब अगर 100 में से 48 खर्च हो गया, 100 में से 48 उसका खर्च हो गया, 100 में से कितना खर्च हो गया? 48। 100 में से 48 खर्च हो गया, शेष कितना बचा है? 52। शेष परसेंटेज कितना बचा हुआ है? 52। शेष परसेंटेज कितना बचा हुआ है? 52। अब जो 52% शेष बचा हुआ है उसी 25,000 का 52% आप निकाल लीजिए। तो 25,000 का ये 25,000 कितना परसेंट है? 100, इसका 52% आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया। तो हो गया आपका 25 × 50 की जीरो हासिल 5, 25 × 5 125, 5 130 और एक जीरो, कितना हो गया? 13,000। 13,000 शेष बचा हुआ है। ऑप्शन 13,000 है जी सर? हाँ, ऑप्शन 13,000 है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 59 63 68 77 74 और 73 का औसत। देखिए औसत यहाँ पूछ रहा है। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जी कितना है? जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए। और भी है, जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए। तो भैया पहले इसका औसत तो निकालिए। तो कुल पदों का योग 3 4 7 7 7 14 14 6 20 तो 22 22 3 25 25 25 और 9 34 की 4, 25 9 34 34 की 4 हासिल 3 और 7 7 14 7 3 21 21 6 27 27 6 33 33 5 39 39 3 39 नहीं 7 7 14 7 3 21 21 21 6 27 27 6 33 33 5 38 38 3 41 4 से 14 बटे 6। ठीक, ये हो गया कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये था आपका औसत। औसत आ गया 6 6 36 6 6 36 36 4 40 5 45 6 9 54
ठीक, औसत आ गया 69। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए, ये भी ऑप्शन में बोला गया है। प्रत्येक संख्या को किससे विभाजित किया जाए? 23 से। तो कोई बात नहीं भैया, 23 से आप विभाजित कर दीजिए। तो आप जब इसको 23 से विभाजित करेंगे 69/23, तो जब आप 23 से इसको विभाजित करेंगे तो अभीष्ट औसत कितना आ जाएगा? 3। आंसर में आपका 3 है ऑप्शन में, तो सही आंसर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ठीक, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द किसको नहीं पता होगा? अनुकूल। कौन है? अनुकूल है। प्रतिकूल का विलोम कौन हो जाएगा? अनुकूल। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय, अनुधन अय, अनुधन अय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुधन अय। अनुधन अय में जो संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, अगर संधि विच्छेद पूछा जाए कौन सा है, तो इसमें अनुधन अय, तो ये आपका हो जाएगा यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक, ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना। फिर अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। कवयित्री कहाँ पे लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। चलिए फिर अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। वह पति जिस वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नौढ़ा, प्रोसतपतिका, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसतपतिका, प्रोसतपतिका। और नई विवाही स्त्री, विवाही हुई स्त्री क्या क्या कहलाती है? नहुड़ा, नौढ़ा। ठीक, और स्त्री जिसका पति विदेश जाने का हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, उसे हम प्रावत्स्यपतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रावत्स्यपतिका। और जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब पैसेज आ गया है, ध्यान से देखिएगा। अब पैसेज इज गिवन विथ फॉलोइंग क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। चलिए आप लोग पैसेज पढ़िए, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग पैसेज को पढ़ चुके होंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, जो पहले प्रश्न का आंसर है, एबंडेंट जो टर्न काइट स्ट्रिक स्टक इन ट्री बेनिफिट्स हूँ। ठीक, तो जो पहले का है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रीपर। पहले का सही आंसर क्रीपर है। ठीक, और 42 का, हाउ कैन ट्री बी किल्ड बाई अ क्रीपर, हाउ कैन ट्री बाई किल्ड अ क्रीपर, तो 42 का भी आपका आंसर नंबर ए है। चलिए 43 में देखते हैं, व्हाट वुड बी द एक्रोनमी फॉर इंडियंस ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन। इंडियन ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, फिर है आपका 44 नंबर में एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यहाँ पे बेस्ट बेस्ट वो एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मीन्स होता है क्रूरता या नरसंगता या महापाप। ठीक, इसका जो बेस्ट है, तो इसका जो बेस्ट आंसर मिलेगा आपको बारबेरिटी। बारबेरिटी मीन्स भी क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता, पशुता। ठीक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड, इन द मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड, इन द मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड। एडवांस, एडवांस, एडवांस का जो सही आंसर हो जाएगा, एडवांस मीन्स क्या होता है? अगुवाई, प्रगति, आगे बढ़ना, अग्रिम, बढ़ती। इसका भी क्या अपोजिट ढूंढना है, इसका क्या ढूंढना है? अपोजिट। अब अपोजिट में क्या हो जाएगा? रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना, शरण लेना, वापसी या गिरना।
ये है रिट्रीट। ये क्या है? रिट्रीट है। चलिए 46 नंबर में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। चलिए एकदम शुरू से, तो सबसे पहले कौन आएगा भैया? सबसे पहले आपका आएगा शिशु। ना 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 शिशु, शिशु से फिर बच्चा, सबसे पहले नंबर पे शिशु आएगा। ये आपका है शिशु। दूसरे नंबर पे फिर बच्चा आएगा। तीसरे नंबर पे बच्चा विद्यालय जाएगा, बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पे बच्चा विद्यालय जाएगा। फिर आपका बच्चा युवा हो जाएगा तो महाविद्यालय जाएगा। कहने का मतलब है पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 2 3 4 5 और 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 5 1। चलिए अगला जो प्रश्न है, 5 किताबें बीजीएन पीठ 30 बीजीएन पीठ 30 एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जरूरी नहीं कि वे इस क्रम में हों। यन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी गई है। बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो देखिए यहाँ ऊपर की बात कर रहा है। बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है, रीजनिंग है, बहुत सरल है। देखिए क्या है, ये एक पहले एक सीक्वेंस बनाइए आप। एक सीक्वेंस बन गया ना सीक्वेंस। चलिए कोई बात नहीं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल आप काउंट कीजिए कितने लोग हैं। बी जी एन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 1 5। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। अब चलिए बी जी एन पी टी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यन तथा जी के मध्य केवल एक ही किताब है। तो यन तथा जी के मध्य केवल एक ही किताब है, ठीक, जो रखी गया है। बी पी के ठीक ऊपर है। बी जो है पी के ठीक ऊपर है। बी पी के ठीक ऊपर है। मान लो यहाँ पी है तो यहाँ इसके ठीक ऊपर कौन हो गया? बी हो गया। अब बी यन के ऊपर है। बी जो है यन के भी ऊपर है, तो यन एकदम सही चल रहे हैं। यन के ऊपर बी है। जी यन के ऊपर नहीं है। जी यन के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब जी नीचे है। इसका मतलब क्या है? जी नीचे है। जी यन के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब जी यन के ऊपर नहीं है, तो जी जो है यन के नीचे है। जी कहाँ है? यन के नीचे है। सबसे ऊपर कौन सी किताब है? तो यहाँ जी हो गया, यहाँ टी हो गया। तो सबसे ऊपर कौन सी है? बी। सबसे ऊपर कौन सी है? बी। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर बी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। उत्तक है, अंग है, परमाणु है, कोशिका है। कौन नहीं बता पाएगा भाई? कौन है इसमें से? परमाणु है। कौन है? ठीक, परमाणु है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, परमाणु। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, परमाणु है। क्या है? परमाणु। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें आपको कह रहा है कि सभी दार्शनिक विद्वान हैं। सभी दार्शनिक क्या हैं? विद्वान हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ा इसको, कि सभी दार्शनिक क्या हैं? विद्वान हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सभी दार्शनिक विद्वान हैं। चलिए राकेश एक दार्शनिक है। तो भैया राकेश अगर दार्शनिक है तो राकेश विद्वान नहीं है, तो ये तो बात गलत हो गया। अगर सभी दार्शनिक विद्वान है तो फिर राकेश भी विद्वान होगा। ठीक, राकेश बुद्धिमान है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी ठीक महत्वपूर्ण है। कथन में कहा जा रहा है, कथन में है, कथन में कि सभी शासक मशीन है। सभी शासक क्या है? मशीन है। अब देखिए पहले एक मशीन बना दीजिए बड़ा सा। चलो भाई ये आपके जो है मशीन बन गए। ये आपका क्या बन गया? मशीन बन गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सभी शासक, सभी शासक, सभी शासक। चलिए आइए, शासक हो गए ये क्या हो गए? शासक। सभी शासक ठीक मशीन है। ध्यान दीजिएगा, हरा वाला शासक है और पीला वाला ठीक मशीन, वो लाल वाला मशीन है। ये हम आप यहाँ लिख दे रहे हैं। ये क्या है? मशीन है। और ये क्या है? शासक है। 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 चलिए कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं। तो भैया कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं, इसका मतलब कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो
महंगी हैं, कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं। तो ये हो गई कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं। चलिए, तो कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसका एक और भी बन सकता है, एक और भी बन सकता है। एक बड़ा सा मशीन हो गया भैया, उसके बाद आपको एक अंदर और बनाना है, उसके बाद एक आपको और बनाना है। ऐसे भी बन सकता है। ठीक, चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ शासक बहुत महंगी, कुछ शासक बहुत महंगी वस्तुएं हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी सभी वस्तुएं जो हैं आपका, तो केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष दो, केवल निष्कर्ष एक और दो निकलते हैं, केवल निष्कर्ष एक है, केवल निष्कर्ष दो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 51 से। अब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 51 से है। ठीक, चलिए जून सन 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की है। इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि में इसकी अनुमानित लागत कितनी राशि है। 51 नंबर पे है कितनी राशि है। तो भैया राशि तो बहुत ज़्यादा है, 4077 करोड़ रुपए। कितना है? 4077 करोड़ रुपए। ठीक है, ये गहरे समुद्र अभियान के लिए है, डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन के लिए है। अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। फिर कहा जा रहा है किस कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है। तो 53 नंबर में है कि अनोखी किस्म काला अमरूद। ये काला अमरूद जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, खनिज और विटामिन से भरपूर है। किसने खोजा हुआ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने खोजा हुआ है। ठीक, चलिए अगला है 54 पे कि 2 जून 2021 को किस वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये सन 2021 का पूछा गया है। 21 में जो है किसे, तो वो हैं आपके डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा दी गई है। इनकी पुस्तक है एंड नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक। ठीक, फिर अगला प्रश्न है जून सन 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन सन 2021 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो भैया 55 नंबर में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो एक ही लोग हैं, वो नोवाक जोकोविच, जो आज तक चले आ रहे हैं 26 तक, लेकिन यहाँ 21 का पूछा हुआ है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी राष्ट्रीय रोग प्रशिक्षण संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन एसपीजी9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन एसपीजी9 की खोज वर्ष 1998 में किसने की थी। तो वर्ष 1998 में किसने की थी। तो भैया ये आपके डॉक्टर अनिल सूरी ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? डॉक्टर अनिल सूरी ने किया हुआ था। ठीक है, ये डिम्ब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्राइड सेल्स डीसी आधारित रोग प्रशिक्षण चिकित्सालय में किया जा रहा, और स्तन कैंसर में इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला है, मई सन 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसने किया। 57 नंबर पे है। तो भैया किसने किया है? ठीक, चलिए एप्पल पेंटागन सी माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है जून सन 2021 में 31वें भारतीय थाईलैंड समन्वित गश्त सन 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किस वर्ष से किया जा रहा है। तो किस वर्ष से किया जा रहा है? तो सन 2005 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? सन 2005 से। अगला प्रश्न है, अप्रैल सन 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत किया गया है। स्टार्टअप इंडिया तो 945 करोड़ रुपए में। कितने में? 945 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न है, छः
दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर नहीं, 60वां प्रश्न है, दिसंबर सन 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक बीड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 60 नंबर पे जो है आपका उसका सही आंसर है हैदराबाद। सही आंसर क्या है? हैदराबाद। अगला है पीसो किस देश की मुद्रा है? कल हमने एक मुद्रा और आपसे डिस्कस किया था जापान का, आज पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो पीसो किस देश की मुद्रा है? आप लोग बताइएगा, पीसो किस देश की मुद्रा है? ठीक, 61 नंबर का क्वेश्चन है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो सबको पता है कि पीसो जो है वो आपका मैक्सिको की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? ठीक, मैक्सिको की मुद्रा है। चलिए, जापान की मुद्रा के में हमने कल आपको डिस्कस किया था, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। और दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरियन वान है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है, मतलब दक्षिण कोरियन वान है। ठीक, तो ये तीन मुद्राएं हैं, ये तीन मुद्राएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मुद्राएं आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वो क्या है? वान है। क्या है भैया? वान है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वान है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वान। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। चलिए, ऑप्शन भी आपको पूरा दे दे रहा है, निम्न का मिलान कीजिए। तो भैया मिलान करना है, जल्दी बताइए। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सोमनाथ मंदिर आपका जो है गुजरात में है। इक्यासी 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 सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो जो है गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। 81 हो गया। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है। 2 का ए हो गया, 2 का ए। राज रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, बी हो गया। और महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है, तो महाबोधि मंदिर बिहार में, डी। तो CABD 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 ऑप्शन नंबर सी सही है। CABD ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए, पहले से ही मिलान किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। असद अली खां, चलिए, असद अली खां, असद अली खां जो हैं वो क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। असद अली खां क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। 1 का 4 हो गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे क्या हैं? शास्त्रीय संगीत में हैं, तो शास्त्रीय संगीत में बी का 3 हो जाएगा। बिस्मिल्ला खां क्या हैं? तो बिस्मिल्ला खां जो हैं शहनाई वादक हैं, तो 3 का ए हो गया, बचा है 4। 4 का आपका जो है 2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो डी का 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 4 3 1 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 4 3 1 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडिया इंडिया द फ्यूचर इन नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छी बात है। इंडिया द फ्यूचर इन नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? 64 नंबर, इंडिया द फ्यूचर इन नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी के द्वारा। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी के द्वारा इंडिया द फ्यूचर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? नहीं का बात पूछा जा रहा है भैया। मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जिनेवा में नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा संगठन ऐसा है जिसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। जिनेवा में नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा है जिसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो भैया नहीं है में जो है वो आपका FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इटली के रोम में है, इटली के रोम में। बाकी इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। बाकी इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में आपको मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। आगे चलिए, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं भाई? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, स्टॉकहोम में। चलिए, आपसे एक प्रश्न है कि बताइएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है?
शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे के ओस्लो शहर से दिया जाता है। ओस्लो, वही जहाँ पर बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अच्छा, स्टॉकहोम कहाँ पे है? तो स्वीडन में है। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। ठीक। और नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ से मिलता है? नॉर्वे, ओस्लो से। नॉर्वे के ओस्लो से। चलिए, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? अजैव, अजैव का मतलब जिसमें जान ना हो। जिसमें जान ना हो तो वो कौन है? अब देख के बताइए, पानी में कोई जान होती है? ना ना भैया, पानी में कोई जान नहीं होता, लेकिन जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। ठीक। ए बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा था। ए बायोटिक कंपोनेंट। चलिए, इस सीरीज का सबसे सिंपल सा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों के लिए कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। सबसे सिंपल प्रश्न, या फिर समझिए सबसे हार्डेस्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक। चलिए, अगला जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। वो कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद कौन आता है? नंबर 2 पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वाह, कौन सा सुमेलित है यहाँ पूछ रहा है। कौन सा सुमेलित है यहाँ पूछा जा रहा है। तो भैया देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो सभी को पता है भरतनाट्यम कहाँ का है भैया। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ये बात सभी को पता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सभी को पता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए, अगला जो कथकली, कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो ये तो सुमेलित हो गया। अच्छा, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक। और लास्ट आपका बचा हुआ है कि जो है कथक कहाँ का है? इसमें कथक पूछ लिया है, कथक। ठीक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब इसमें उत्तर प्रदेश दिया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश दिया ही नहीं है। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित तो 70 में सी आंसर है। 70 में सी आंसर है। जो आंसर है यहाँ पे वो आंसर तो सी है। आंसर क्या है? सी है। लेकिन कथक कहाँ का है? तो भैया कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक। बहुत अच्छा टॉपिक था ये। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हिंदी से संबंधित है। चलिए, हिंदी का आप लोग जब गद्यांश पढ़िएगा तब तक थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। चलिए, 71, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक होता है। मतलब इससे पूछा जा रहा है किससे कि ये जो आपको जो है गद्यांश दिया गया था उसका सर्वाधिक शीर्षक क्या था? तो भैया सर्वाधिक शीर्षक था जीवन, जीवन और आशा। सर्वाधिक शीर्षक में क्या था? तो जीवन और आशा। सर्वाधिक शीर्षक था जीवन और आशावाद। 92 प्रश्न पे है, परंपरा परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है। तो ये परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि नकारात्मकता का आशय है। तो नकारात्मकता का आशय जो है निराशावाद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका, वो ए आपका सही है। ठीक। फिर आपका जो है, जो आपका 74 नंबर का प्रश्न है उसमें आपका उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है, इसको तो सभी जान रहे हैं। आत्म आनंद से आशय है। आत्म आनंद से जो आशय है वो है आपका 75 नंबर पे। आत्म आनंद से आशय है कि आपका विकल्प ए सही है। आह्लाद क्या है? आह्लाद होता है। ठीक। फिर नीचे देखिए इतना बड़ा एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ करके आप यहाँ पे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद DI के क्वेश्चन